हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्याम सर आप सभी का AKT लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों मैं प्रयोग टाइम मोशन का एक पार्ट करा चुका हूं, मैं आज सेकंड पार्ट में कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे सेकंड पार्ट देख रहे हैं वो बच्चे ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट को पहले देखें जिससे कि सेकंड भाग आपकी समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों इस बात को सभी ध्यान देना। मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दें सभी। प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, सभी ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें सभी। उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल इंग्लिश में होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल हो गया। इसका सेकंड भाग होता है वो होता है अधिकतम ऊंचाई। प्यारे बच्चों सेकंड भाग क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई। अब ध्यान दें सभी, सेकंड भाग क्या था? अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है H मैक्सिमम। इसके बाद जो भाग आता है वो आता है परास। परास का मतलब होता है प्यारे बच्चों रेंज। इसे R से नोट करते हैं और इसे हम T से नोट करते हैं। प्यारे बच्चों इसे समझने के लिए पहले हम चित्र बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र पर ध्यान दें। चित्र के सजीव वर्णन के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना सभी बच्चे। यहां से किसी बॉल को इस प्रकार से फेंका जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो फेंका जाता है तो किस एंगल से फेंका जा रहा है? थीटा एंगल से फेंका जा रहा है। थीटा कौन सा फेंका जा रहा है? अब प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? u। जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो फेंका जा रहा है, जो वेग जो पिंड फेंका जा रहा है वो किस दिशा में फेंका जा रहा है? तो y अक्ष की दिशा में फेंका जा रहा है। लेकिन यह ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो ये बॉल इस जगह आ जाती है, फिर बॉल इस जगह आ जाती है, फिर इस जगह और फिर इस जगह। अब सभी प्यारे बच्चों ध्यान दें, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे इसके दो कंपोनेंट और होते हैं। ये जो होगा ux बराबर होगा प्यारे बच्चों u cos थीटा, और ये जो होगा uy कंपोनेंट होगा हमारे पास वेग होगा वो होगा u sin थीटा। इतना ध्यान दो। अब बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो uy है वो क्या होगा? घटता जाएगा, लेकिन ux है वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। यहाँ का जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 0। y डायरेक्शन का वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन u डायरेक्शन जो क्षेत्रीय घटक है वो अपने वेग से चलता रहेगा, नियत वेग से। तो हम a से b तक जाते हैं और b से कहाँ तक आते हैं? c तक। तो a से b तक जाने में ध्यान दें, A से B तक जाने में जो समय लगा कितना लगा? T। और B से C तक आने में भी समय कितना लगा? T। तो टोटल टाइम AC बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2T के बराबर हो जाएगा। ये पूरा उड्डयन काल का जो समय होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 2T के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ देख पा रहे हैं इस प्रकार से, तो हमें यहाँ क्या मिल रही है? H किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में है। लेकिन हमें यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो क्या मिलता है? r, जो रेंज मिलती है। ऊर्ध्वाधर घटक पर हमें ऊंचाई प्राप्त होती है, क्षैतिज घटक पर हमें रेंज प्राप्त होती है, परास प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना सभी। टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम पूछा जाएगा टाइम किस डायरेक्शन में जाता है? तो हम कहेंगे y अक्ष की दिशा में। किस अक्ष की दिशा में? y अक्ष की दिशा में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमसे कहता है कि अधिकतम ऊंचाई, तो ऊंचाई भी किसकी डायरेक्शन में? y अक्ष की दिशा में। ये भी किसकी दिशा में होगी? y अक्ष की दिशा में। अब हमसे कहता है प्यारे बच्चों परास। परास का मतलब क्या है? क्षैतिज। जो क्षैतिज में हम इस प्रकार से जाएंगे और क्षैतिज का जो वेग है जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या प्राप्त होती है? एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? रेंज होता है। लेकिन एक्स दिशा में जाते हैं
तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो प्रारंभिक वेग होता है प्यारे बच्चों, वो कितने के बराबर है हमारे पास। सबसे पहले तो लिखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में जो हमें परास प्राप्त होगी वो किसकी दिशा में प्राप्त होगी, एक्स अक्ष की दिशा में। अब एक्स अक्ष की दिशा में इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितने के बराबर होगी, यू कॉस थीटा के बराबर होगी प्यारे बच्चों। यहाँ अब इधर बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो यू साइन थीटा के बराबर होगी, और यहाँ पर भी किसके बराबर होगी, ये भी किसके बराबर होगी, यू साइन थीटा के बराबर होगी प्यारे बच्चों। अब हमसे कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाई डायरेक्शन, तो वेलोसिटी जो चेंज होती है वो केवल ओनली बाई डायरेक्शन की होती है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक की चेंज होती है। किसकी होती है, ऊर्ध्वाधर घटक की। तो ऊर्ध्वाधर की जो घटक की जो चेंज होगी वो किसके कारण होगी, ड्यू टू ए ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण चेंज होगी। तो इसका मतलब है बाई एच का जो एक्सेलरेशन होगा प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, माइनस जी के, और यहाँ पर भी होगा वो भी किसका बराबर होगा प्यारे बच्चों, माइनस जी के। पर हमने देखा कि क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, एक्स अक्ष पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के। अब ध्यान दें, फाइनल वेलोसिटी, जब फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी होगी, जीरो, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, अंतिम वेलोसिटी की एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, तो वो भी किसके बराबर होगी, यू एक्स की बराबर होगी। क्यों होगी, अंतिम देखो क्षैतिज घटक पर प्रारंभिक वेग बराबर किसके होता है, अंतिम वेग के। तो हमारा मतलब है वो कैसा है, नियत है। नियत है तो चाहे अंत में पूछे, चाहे बीच में पूछे या प्रारंभ में पूछे, सभी वेग कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर जो अंतिम होगा वो किसके बराबर हो जाएगी, यू एक्स के बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है बाई एच की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हम ए से बी तक जा रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी तक। ए से बी तक जाने में हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है, एच। तो बाई एच की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। यहाँ जो क्षैतिज वेग होगा, क्षैतिज वेग वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, नियत होगा। कैसा होगा, नियत होगा। जब नियत होगा तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन का वो किसके बराबर होगा, आर के रेंज के बराबर होगा। इतना सबकी समझ में आ गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान दें। ध्यान दें सभी, गति के समीकरण, किसका समीकरण, गति के समीकरण। अब गति के तीन समीकरण होते हैं प्यारे बच्चों। कितने समीकरण होते हैं, तीन, और तीनों को हम बारी बारी से इनमें लगाएंगे। ध्यान दें, पहला v बराबर u प्लस ए टी, पहला प्यारे बच्चों हमारे पास कितना, v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरे हम तीसरे की बात करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ बात करेंगे हम तो s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो ये t है, ये t किसके बराबर है प्यारे बच्चों, टोटल a से c तक का जो जाने और आने में समय लगता है वो टोटल टाइम क्या है बेटा, t है। और t बराबर किसके है, 2t की है। t बराबर किसके है प्यारे बच्चों, 2t के है। अब ध्यान दें उड्डयन काल पर, इनिशियल फाइनल, मतलब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो, जीरो लिख दी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, u साइन थीटा, मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों u साइन थीटा माइनस जी टी। अब t की वैल्यू निकालूंगे प्यारे बच्चों, t बराबर क्या होता है, u साइन थीटा अपॉन जी। हमें जो ये निकल के आया, ये a से b तक जाने का समय, कहाँ से कहाँ तक जाने का समय, a से b तक जाने का समय। अब b से c तक आने का समय उतना ही होगा, जो a से b तक जाने का समय उतना ही होगा b से c तक आने का समय। तो हम कह सकते हैं बेटा जी कि ए बी का समय, ए बी का जो टाइम है बराबर किसके होगा बेटा, बी सी के टाइम के, हो गया ना। अब हम टोटल उड्डयन काल निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये कितना होएगा, टी प्लस टी कितने के बराबर हो जाएगा, 2t के, और t बराबर 2। अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u साइन थीटा अपॉन जी।
प्यारे बच्चों ये हम निकाल चुके हैं उड्डयन काल। क्या निकाल चुके हैं? उड्डयन काल। अब हम क्या निकालेंगे? ऊंचाई। ध्यान दें, जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0, 0 रख दिया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? u साइन थीटा, u साइन थीटा। इसका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर कर दिया, -2g। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, जो बाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों वो किसके बराबर है मेरे पास? h के बराबर। तो मैंने h लिख दिया। अब मैं h का मान निकालूं प्यारे बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। प्यारे बच्चों इतना मालूम हुआ कि हमने एक और फॉर्मूला निकाल लिया नया, h बराबर कितना आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब क्या बचा हमारे पास? परास बची। जब परास की बात करते हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम? एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? आर के बराबर है। मैंने प्यारे बच्चों आर लिख दिया। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास? 2u cos थीटा। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 cos थीटा। अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? निकल के आई है 2u साइन थीटा अपॉन जी। निकल के आई है प्यारे बच्चों, निकाल लो इसे भी। तो यहाँ निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया प्यारे बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास परास निकल के आ गई प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? ध्यान दें सभी, यहाँ जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम पूछते हैं अधिकतम ऊंचाई, और यहां निकालेंगे प्यारे बच्चों हम अधिकतम परास। आर मैक्सिमम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और यहां करेंगे हम एच मैक्सिमम की। अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे, देखो बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्षेत्र है मेरे पास, यहां से किसी को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ये यहां आ गया, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनना है वो कितने का बनना है? 90 डिग्री का। तो 90 अंश के कोण पर हमें अधिकतम क्या प्राप्त होगी? हाइट प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना, थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। हमें क्या प्राप्त होगी? एच मैक्सिमम। इतना क्लियर हुआ सभी का? कितने कोण पर हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है? तो बेटा वो होती है 90 डिग्री के एंगल पर। अब हमसे बात करता है अधिकतम परास की। तो अधिकतम परास का मतलब है कि कोई वस्तु इस प्रकार से है, अगर हम इस प्रकार से फेंकेंगे तो फिर वो इसी आगे गिर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो हम इसे इस प्रकार से फेंकेंगे। जो यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर कितने के होगा? 45। तो देखो थीटा बराबर कितने का होगा? 45 के। तो रेंज कैसी होगी प्यारे बच्चों? मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है? 45 पर। और अधिकतम ऊंचाई कितने पर होती है बेटा? 90 डिग्री पर। अब जरा ध्यान दें सभी, एच मैक्सिमम बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला था प्यारे बच्चों वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जरा ध्यान देना, हम जानते हैं साइन 90 बराबर कितना होता है? 1। अगर इसकी जगह पर हम 90 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो हम कह देंगे एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g। अब क्या निकालनी है हमें? r। तो जब हम r की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना सभी, जब रेंज निकालेंगे तो रेंज बराबर क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ध्यान दें 2 थीटा, अब 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो कितनी हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। तो ध्यान दें आर मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर साइन 90। जब साइन 90 रखेंगे अपॉन जी
तो प्यारे बच्चों आर जो मैक्सिमम होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान दें आप सभी सटीक। एच मैक्सिमम कितना, यू स्क्वायर अपॉन 2g। आर मैक्सिमम कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी। कितना प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस बात को ध्यान रखना आप। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ध्यान दें सभी। हमने इतना निकाल लिया प्यारे बच्चों, हमने एच मैक्सिमम निकाल ली और हमने रेंज मैक्सिमम निकाल ली प्यारे बच्चों। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि हमसे ये कहा जाएगा कि अधिकतम परास्पर, अधिकतम परास्पर, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो घबराना नहीं है हमें। और एक हमें ये निकालना है कि एच मैक्सिमम एंड आर मैक्सिमम इन रिलेशन, इनमें हमें रिलेशन निकालना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई में क्या संबंध है। तो देखो क्या होगा, तो हमें क्या मालूम है कि जो अधिकतम परास होती है तो कितने पे होती है अधिकतम परास, 45 अंश पर। और 45 अंश की बात होगी तो हमें आर क्या होगी, मैक्स होगी। जब ऊंचाई कह रहा है तो एच, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, एच की। तो एच बराबर क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखना यहाँ पर एंगल कितना है मेरे पास, 45। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि साइन 45 बराबर कितने होती है, 1/√2 के। जब इसका वर्ग कर दूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/√2। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। अब एच बराबर जो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 4g। कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब जो यू स्क्वायर अपॉन 4g क्यों हुआ, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 का तो गुणा करके तो कितना हो जाएगा, 4g हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना। ये क्वेश्चन आता है और हम तिलमिला जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम ये कहते हैं वाह हमारा क्वेश्चन यार मैक्सिमम पूछ रहा है। तो एक यहाँ पर और देखना, एच मैक्सिमम बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान देना, एच मैक्सिमम बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए आर मैक्सिमम कितना है मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैं लिख सकता हूँ इसे एच मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम अपॉन 2। ध्यान देना क्वेश्चन पर, ध्यान देना, सटीक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल सटीक ध्यान देना सभी प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अब यहाँ क्या है, देखो ये इतनी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, आर मैक्सिमम के। तो अब यहाँ जो हाइट निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, आर मैक्सिमम बटे कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगी। अब देखो एच अधिकतम है तब भी आर मैक्सिमम बटे कितनी है, 4 है। एच मैक्सिमम है तो आर मैक्सिमम बटे 2 है। तो अब हमें देखना है प्यारे बच्चों यहाँ और इसमें दोनों में क्या अंतर है। इस जगह बात कर रहा है बेटा जी अधिकतम परास की, किसकी बात कर रहा है, अधिकतम परास होने पर ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम परास हम मान लेते हैं कि हमारे पास अधिकतम परास है 8 मीटर। प्यारे बच्चों कितने मीटर है, 8 मीटर। अधिकतम परास हमारे पास 8 मीटर है। तो प्यारे बच्चों हमें अधिकतम परास पर ऊंचाई याद करनी है। तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 2 मीटर। लेकिन यहाँ कहेगा हमसे कि अधिकतम ऊंचाई हमारे पास 4 मीटर है तो परास कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को सटीक समझा करो प्यारे बच्चों। आगे ध्यान देते हैं सभी। अब आगे ध्यान दें, अब बात करते हैं हम उड्डयन काल की। प्यारे बच्चों किसकी बात करते हैं, उड्डयन काल की। जब पूरक कोण दिया हो उड्डयन काल में, क्या बेटा जी, उड्डयन काल, जब पूरक
ध्यान दें सभी। आगे बढ़ते हैं यहां से। वो कहता है उड्डयन काल में जब पूरक कोण दिया हो। अब किस में बात कर रहे हैं हम? उड्डयन काल। किस में बात कर रहे हैं? उड्डयन काल। और यहां किस में बात करेंगे हम? अधिकतम ऊंचाई। और यहां किसकी बात करेंगे हम? परास। ध्यान देना सभी। जब हमसे पूरक कोण दिया हो, कॉम्प्लीमेंट्री दिया हो, तो उड्डयन कालों का अनुपात पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? एक दिया है हमें थीटा और दूसरा दिया है बेटा जी हमें 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। उड्डयन काल क्या था मेरे पास? t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। कितना था प्यारे बच्चों? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अब हम इसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा जी। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे t1 अपॉन t2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी बटे 2u साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा जी? जी से जी कट गया, यू से यू कट गया, क्या बचा प्यारे बच्चों? टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का अनुपात होगा t1 अपॉन t2 का जो अनुपात होगा प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? थीटा के। अब जरा ध्यान देना इस पर। हमने देखा उड्डयन कालों का जो अनुपात निकाला प्यारे बच्चों, वो डिपेंड किस पे करेगा? कोण पर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि संपूर्ण उड्डयन कालों का अनुपात होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? तो हम कहेंगे उड्डयन कालों का अनुपात होता है वो कोण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कोण पर डिपेंड करता है। अब जरा अगला देखिए इसी में। अब इसी का हमें पूछ लेता है गुणनफल। अब जब गुणनफल की बात करता है प्यारे बच्चों तब क्या होगा? तब ध्यान देंगे हम t1 इंटू t2 बराबर 2r अपॉन जी। अनुपात होगा वो कोण पर डिपेंड करेगा, लेकिन उड्डयन काल का जो गुणनफल होगा वो प्यारे बच्चों रेंज पर डिपेंड करेगा। ध्यान दो, किस पर डिपेंड कर रहा है? रेंज, परास पर डिपेंड करता है। इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का प्यारे बच्चों विद न्यूमेरिकल का नहीं रहा, कॉन्सेप्ट का रह गया है। न्यूमेरिकल 3 या 4 5 अधिक से अधिक 5 आ जाएंगे, पर प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट भी ऐसा, कॉन्सेप्ट इतना सटीक होना चाहिए कि हम आपको समझा सकें। अब देखो t1 इंटू t2 बराबर 2r साइन थीटा, तो गुणनफल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? परास पर। लेकिन जो अनुपात है वो किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? टेन थीटा पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर हमसे यही ये कह देता कि t1 अनुपात t2, तो हम क्या लिख देते प्यारे बच्चों? टेन थीटा अनुपात 1, टेन थीटा अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा आता है वो किसका आता है? ऊंचाई का आता है। किसका आता है? ऊंचाई का। जब ऊंचाई के अनुपात की बात करता है, ध्यान दें, अब देखो थीटा और ये 90 माइनस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब हमसे क्या कहता है? अब हमें से ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों कि हमारे पास h बराबर होता क्या है? तो h बराबर होता है प्यारे बच्चों मेरे पास h1 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों? h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब जरा ध्यान देना गौर से प्यारे बच्चों, जब मैं इसका मान निकालूंगा, h2 का मान निकालूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब हमें निकालना है अनुपात h1 बटे h2। कितना हो जाएगा? u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और प्यारे बच्चों ये कितना मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब जरा ध्यान दो, u से u कट गया, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की। किसकी वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हम कह सकते हैं h1 अपॉन h2 बराबर किसके प्राप्त होगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा के। हम कहेंगे कि जो हमारे पास फिर भी ध्यान दो हाइट भी किस पर डिपेंड कर रही है कोण पर। अगर 90 डिग्री के कोण पर फेंकी जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई जाएगी, और उसी को हम 30 डिग्री के एंगल पर फेंक देंगे तो कहाँ से अधिकतम ऊंचाई जाएगी। 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा प्यारे बच्चों, हम अभी करा चुके हैं हमें आपको h बराबर आर मैक्सिमम अपॉन 4। अब जरा ध्यान दें, अब इसका जो अनुपात पूछेगा तो हम कैसे लिख देंगे प्यारे बच्चों h1 अनुपात h2 बराबर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अनुपात 1। कोई दिक्कत है किसी को प्यारे बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके रेंज की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि रेंज में जब बात करता है कम्प्लीमेंट्री कोट पूरक की बात करता है रेंज में, तो देखो एक तो होगा थीटा, दूसरा होगा प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा। एक होगा थीटा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अब हमें इतना मालूम होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो R1 तो इतना हो गया, लेकिन R2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो R2 कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ध्यान देना R1 अपॉन R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो इससे काट दूँ मैं, तो मेरे पास जो अनुपात आएगा R1 अपॉन R2 बराबर किसके आएगा 1 के। और इसे मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों कि इसे लिख सकता हूँ मैं R1 बराबर R2 के। अगर कोई भी कोट पूरक कोण होते हैं तो हमेशा उनकी रेंज कैसी होती है समान होती है। ऊंचाई भिन्न हो सकती है पर रेंज कैसी होगी समान होगी। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों परास कैसी होगी समान, ऊंचाई कैसी होगी प्यारे बच्चों भिन्न। जैसे हमसे कहा कि 30 अंश के कोण पर 30 अंश का कोण दिया है, तो किस अंश के कोण पर परास समान होगी। तो देखो योग कितना हो जाना चाहिए 90। तो 30 में क्या जोड़ूं जो 90 हो जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। और मेरे से कह दिया जाएगा 25 अंश के कोण दिया है तो कितने पर रेंज समान होगी। तो 25 में कितना जोड़ूं प्यारे बच्चों में कि मेरे पास क्या हो जाए 65। मतलब कुल योग किसके बराबर आ जाना चाहिए 90 के बराबर आ जाना चाहिए। तो परास वहाँ पर सभी की कैसी रहेंगी समान रहेंगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दें सभी, इतना हम निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब हमसे आगे का जो समीकरण है, अब हमसे पूछा जाता है कि अधिकतम परास, इतना हमारे पास हो गया। अब हमसे पूछा जाता है सदिश रूप। कौन सा रूप सदिश रूप। अब सदिश रूप के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि टी क्या है, एच क्या है और आर क्या है प्यारे बच्चों। तो टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब h बराबर h की बात करेंगे हम, तो h हमारे पास कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब रेंज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रेंज किसके बराबर होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये प्यारे बच्चों मुझे दिए हुए। अब इन तीनों का मुझे सदिश रूप लिखना है। क्या रूप लिखना है तीनों का सदिश रूप। जरा ध्यान दो, हमने पढ़ा है कि यू बाई बराबर यू साइन थीटा। प्यारे बच्चों जब हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे, तो हमने इस प्रकार से पढ़े थे। तो यहाँ जो घटक था x था, यहाँ जो घटक क्या था y था। अब प्यारे बच्चों y घटक का जो कंपोनेंट था यू वाई बराबर किसके था यू साइन थीटा के। लेकिन ये जो x अक्ष पर जो घटक था वो किसके बराबर था यू कोस थीटा के।
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों के ध्यान दें सभी कि u बाई बराबर u साइन थीटा और ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा। ux बराबर कितना हो जाएगा u cos थीटा। आगे ध्यान दें प्यारे बच्चों सभी। अब देखो यहाँ क्या दिया है मुझे u साइन थीटा, तो u साइन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ ui। अब एक और बात ध्यान दो, जब इस घटक पर जो हमें प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है h, और इस घटक पर जो प्राप्त होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है रेंज। इसे भी पूछ लेता है कि क्षैतिज घटक पर हमें क्या प्राप्त होती है, ऊंचाई प्राप्त होती है कि परास प्राप्त होती है, परास और ऊंचाई प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज की बात करेगा तो क्या प्राप्त होगी परास, और ऊर्ध्वाधर की बात करेगा तो क्या प्राप्त होगी हमें ऊंचाई प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों ध्यान दें t बराबर 2 u/g, एक घटक ये हो जाएगा इसका। यहाँ देखते हैं h, इसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो अब u साइन थीटा किसके बराबर है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं u/y का होल स्क्वायर अपॉन किसके हो जाएगी 2g के। ये भी इसका क्या होगा सदिश रूप हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों r बराबर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा u साइन थीटा 2u साइन थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन जी। अब देखो u/y और ये क्या है ux, तो r का जो मान निकल के आएगा तो 2u/ux अपॉन जी। इतना बेटा जी सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है। ये सदिश रूप में हमें ये मिले, यहाँ पर यह मिला और यहाँ पर यह मिला, तो अब हमें तीनों कंडीशन मिल चुकी हैं सदिश रूप की। अब इसका ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, इस वजह से मैंने इसे कराया है प्यारे बच्चों। और इसका क्वेश्चन होगा, हम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे इसके क्वेश्चन को करने में। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, मैं ध्यान दें सभी सटीक। हमें कोई भी दे देगा b बराबर 3i + k 4j। अब ध्यान देना, हमने पढ़ा था इस प्रकार से, हमने जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था तो हमने घटक पढ़े थे प्यारे बच्चों x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये पढ़े थे प्यारे बच्चों। जब हमने देखा कि x घटक का जो कंपोनेंट था i था, इसका कितना था j था, इसका कितना था k, तो जहाँ i होगा वहाँ कौन सा घटक होगा ux होगा, और जहाँ j होगा वहाँ घटक कौन सा होगा uy घटक होगा। कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों समझने में? कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब जरा ध्यान देना सभी के सभी, ध्यान देना सभी। अब जो 3 दिया है तो ये किसका i किसका घटक है तो ux का, ux बराबर कितना हो गया बेटा 3। ये किसका घटक है uy का, तो uy बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 हो गया। तो अब मैं इसे आसानी से लिख सकता हूँ यहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान देना सभी कि t का मान निकालना है मुझे, तो मुझे फॉर्मूला मालूम है 2u/g। अब देखो uy की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो 2 × 4/g, तो मैं लिख सकता हूँ कि t बराबर कितना हो जाएगा 8g अपॉन नहीं 8/g। बताइए कोई निकलने में कोई देरी लग रही है? क्वेश्चन सटीक करो, ध्यान दें आगे। अब मुझे h निकालना है, तो h बराबर क्या है मेरे पास uy की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 अपॉन कितना हो गया 2g, कितना हो गया 16/2g, 2 से 2 काट दो तो h बराबर भी कितना आ जाएगा बेटा 8/g, 8/g आ जाएगा। अगला हम आगे देखते हैं बेटा जी रेंज। तो रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में एक कंपोनेंट बढ़ गया। कौन सा कंपोनेंट बढ़ गया? क्षैतिज घटक। कौन सा बढ़ गया? क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक का मान कितना है प्यारे बच्चों? मेरे पास 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अब इसे निकालेंगे 2 × 4 × 3/g। तो r बराबर कितना होगा 12 24, 24/g। प्यारे बच्चों देखो हमने सभी के मान घटक निकाल लिए, हमने सभी के जो सदिश रूप है हमने टोटल निकाल लिया प्यारे बच्चों। बताओ हमें कहीं दिक्कत आई? नहीं आई ना। हमें बस कॉन्सेप्ट को सटीक तरीके से समझना है प्यारे बच्चों। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को सटीक तरह से समझना है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अभी हम इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों सभी का। अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में, थोड़ा सा रेंज के कुछ क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों जो हमें हमेशा पूछता रहता है कि नत समतल से ऊपर जाने पर
और नत समतल से नीचे जाने पर। ये कॉन्सेप्ट पूछता है इसे। तो देखो समझो, हम बात करते हैं नत समतल पर अधिकतम परास। अब प्यारे बच्चों, अब पर को छोड़कर इसे पर को काट देते हैं थोड़े से समय के लिए, इस पर को काट देते हैं। तो नत समतल के ऊपर या नीचे, मतलब अप एंड डाउन पर हमें क्या ज्ञात करनी है? अधिकतम परास ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो समझिए सभी प्यारे बच्चों, जब हम ऊपर जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम? नत समतल से ऊपर। ऊपर जाने पर अधिकतम परास क्या होगी? तो आर मैक्सिमम। देखो बेटा जी, प्यारे बच्चों, सभी इस बात पर ध्यान दिया करो कि नत समतल से एक तो ऊपर जाना है हमें, और एक कहाँ आना है? हमें नीचे आना है। तो जब ऊपर की बात करेंगे तो यू स्क्वायर जी। तो देखो ये नत समतल पर हम मान लेते हैं 1। तो जब जैसे ऊपर जाएंगे तो कोई एंगल बनेगा थीटा, नीचे आएंगे तो कोई एंगल बनेगा थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो हम क्या करेंगे, 1 में उस थीटा को, साइन थीटा के मान को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? जोड़ देंगे ऊपर जाने पर। लेकिन यही परास हमें नीचे पूछता है, नीचे जाने पर। नीचे जाने पर पूछेगा, नत समतल से कहाँ जाने पर? नीचे जाने पर। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यू स्क्वायर जी और 1 माइनस के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन थीटा। 1 माइनस के कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ऊपर जाने पर प्लस और नीचे आने पर माइनस। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपन जी। रेंज का क्या होता है? फॉर्मूला। लेकिन नत समतल की बात की है उसने। नत समतल से ऊपर गए तो हमने एक में प्लस कर दिया, और नत समतल नीचे गए तो एक हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? माइनस कर दिया। तो इसमें क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों? हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कॉन्सेप्ट करा चुके हैं ये टोटल। अब प्यारे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट बचा है, शेष कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, उसे और समझ लेते हैं। 5 मिनट और लेंगे बस, 5 मिनट के। उसके एक और है हमारा, एक और कॉन्सेप्ट बचा है, उसे समझो। पथ का समीकरण। पथ का समीकरण प्यारे बच्चों, ये इसे समझते हैं। ये पथ का जो समीकरण होता है वो होता क्या है? ये होता है हमारे पास इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। इस पथ का जो समीकरण होगा वो क्या होगा मेरे पास? तो प्यारे बच्चों समझो। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को सभी बच्चे ध्यान देना कि हमने जब पथ के समीकरण की बात की है तो पथ जो चलेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाएगा? एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की, तो हमारे पास होता है एक फॉर्मूला बन के आता है। देखो हमें एक फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना सभी के सभी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे हम लिख देते हैं एक्स बराबर, किस बराबर प्यारे बच्चों? एक्स बराबर, देखिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से समझ लेते हैं। एक्स बराबर यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कोस थीटा। प्यारे बच्चों यू साइन थीटा एक्स अपॉन क्या हो गया? यू कोस थीटा हो गया माइनस 1/। अब देखो हमने एक बात ध्यान देनी है हमें कि हमें अगला ये करना है, तो माइनस के एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है? जी। अब हमारे पास कह रहा है टी, तो टी की जो वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी मेरे पास? एक्स अपॉन यू कोस थीटा, और ए टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा एक्स माइनस 1/2। अब देखो इसका जो हम मल्टी करेंगे तो जी कितना हो जाएगा? जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक हमने देखा, ये तो सही बात है, बिल्कुल सरलतम रूप है। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो यू से यू कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या बचा? टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2, और इसे लिख देंगे हम जी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये प्यारे बच्चों
पथ का समीकरण है। किसका समीकरण है? पथ का समीकरण है। अब इस पथ के समीकरण को हमें सदिश रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है प्यारे बच्चों? सदिश रूप में। जब हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो x बराबर, तो ध्यान दें ऊपर क्या था मेरे पास u साइन थीटा, नीचे क्या था इसके बाद u कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू कितना x माइनस कितना बेटा 1/2 gx² अपॉन u स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे, ध्यान देना, इसे थोड़ा सा इस पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। हम इसे क्या लिखेंगे? u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास जो u y था वो कितना था प्यारे बच्चों? u साइन थीटा, और जो u x था वो कितना था प्यारे बच्चों? u cos थीटा। अब इसका सदिश रूप लिखना है मुझे। कौन सा रूप लिखना है प्यारे बच्चों? सदिश रूप लिखना है। तो मैं इस सदिश रूप को कैसे लिखूंगा? इसे देखो, सदिश रूप को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा सदिश रूप को? ध्यान दें सभी, देखो x तो ऐसे ही रहेगा, u साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं? u y हो गया, u cos थीटा की जगह कितना लिख दूं मैं? u x के हो गया, माइनस 1/2। अब देखो gx² ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? ux का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही क्या होता है हमारा कि पथ का समीकरण होता है, पथ का सदिश रूप में समीकरण है। पथ का कैसा होता है? सदिश रूप में समीकरण होता है प्यारे बच्चों। आज हम आपको प्यारे बच्चों टोटल डेरिवेशन करा चुके हैं। टोटल कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें नहीं पढ़ाया था प्यारे बच्चों, लेकिन अब मैं समझा देता हूँ आपको उस कॉन्सेप्ट को भी। ध्यान देना सभी, उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा देता हूँ मैं। मैंने कहा था प्रक्षेप गति। अब देखो प्रक्षेप गति की बात की तो प्रक्षेप गति की बाई दिशा में, प्रक्षेप गति की किस दिशा में? बाई दिशा में, बाई दिशा में, बाई डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी। बाई अक्ष की दिशा में कौन चेंज हो रहा था? वेलोसिटी चेंज हो रही थी। जो वेलोसिटी थी प्यारे बच्चों, जो वेग था, जब चेंज हो रहा था तो किसके कारण होता था? ड्यू टू एक्स ग्रेविटी एक्सलेशन के कारण हो रहा था, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण परिवर्तन हो रहा था। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? और वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब जरा ध्यान दो, वेग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 दिशा के आधार पर, नंबर 2 परिमाण के आधार पर। प्यारे बच्चों जब दिशा के आधार पर होगा तो वेग त्वरण के लंबवत होगा। किसके आधार पर होगा? दिशा के आधार पर। और जब परिमाण के आधार की बात करेंगे तो वेग त्वरण के समांतर या प्रति समांतर। अब प्यारे बच्चों यही समझेंगे, देखो वेग त्वरण के कैसे होगा? लंबवत, लेकिन वेग त्वरण के